जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कहानी का शीर्षक है ससुराल से झगड़ा कर बेटी वापस लौटी तो मायके में जा देखा कि उसके पैरों तले जमीन ही नहीं। तो कहानी को शुरू करते हैं। जब बेटी ससुराल से झगड़ा कर मायके गई तो घर में उसने ऐसा क्या देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मेरा घर है, तुम सब निकल जाओ इस घर से। ये कहते हुए सोहन जी ने बड़े ही गुस्से में गिलास जमीन पर दे मारा। वह गिलास चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गया। आज वह गिलास ही चकनाचूर नहीं हुआ था, बल्कि कमला निवास में एक बुजुर्ग माता पिता के सपने भी चकनाचूर हुए थे। वह सपने जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं, उनके बच्चे खुश रहें और घर में सुख शांति बनी रहे। माता पिता इसके अलावा क्या चाहेंगे। खैर, कमला जी सोहन जी का गुस्सा शांत कराने की कोशिश करती हैं, किंतु सोहन जी का गुस्सा आज सात में आसमान पर था, क्योंकि आज दोनों बेटों और बहुओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी घर की शांति भंग करने में। आज अगर गुस्से की बात की जाए तो सोहन डाल डाल और उनके दोनों बेटा बहू पात पात झगड़े का अंत यही हुआ कि दोनों बेटा बहू अपने अपने कमरे में चले गए और सोहन जी गुस्से से आग बबूला होकर घर के आंगन में बिछी चारपाई पर जाकर बैठ गए। कमला भवन अपने मोहल्ले में सोहन जी का सबसे नामचीन घर है और उस घर का नाम उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पत्नी कमला के नाम पर रखा था। कमला जी के घर में बड़ा बेटा रोहित, बहू सरिता और इन दोनों की 9 वर्षीय बेटी रिया और छोटा बेटा मोहित, बहू सीमा और 2 वर्ष का बेटा आर्य है। राकेश नहीं रहना है मुझे इस घर में जहाँ भाई भाई में फर्क किया जाता है, और आज तो बहुओं में भी फर्क होने लगा। सरिता जल्दी से अपना सामान बांधो, हम आज ही इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, रोहित गुस्से से चिल्लाया। तभी सरिता रोहित के पास जाकर उसे समझाती है कि आप जरा शांत हो जाइए, वो पिताजी हैं हमारे, और अगर गुस्से में उन्होंने हमें कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी हमें नहीं चाहते। उनकी नजर में आप और भैया दोनों समान हो। तुम जो भी कहो मैं मानने वाला नहीं हूँ और अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, रोहित ने सरिता से कहा। सरिता रोहित को समझाते हुए कहती है, गलती तो हर इंसान से होती है और झगड़ा किस घर में नहीं होता। आज इस घर में जो भी झगड़ा हुआ है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। मैं अपनी करनी पर बहुत दुखी हूँ, मुझे भी आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। सरिता रो पड़ी। रोहित ने सरिता को समझाते हुए कहा, तुमने आज जो कुछ भी किया वो सही किया। अगर मैं भी तुम्हारी जगह रहता तो यही करता सरिता। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। रोहित अलमारी से बैग निकाल रहा था, किंतु सरिता ने रोहित को अपनी कसम देकर उसे इस घर में से जाने से रोक दिया। रोहित गुस्से में बैग पलंग पर पटक कर घर के बाहर चला गया। तभी रोहित की नजर आंगन में बैठे पिताजी पर जाती है, लेकिन रोहित बिना कुछ बोले मेन गेट से बाहर चला जाता है। खटिया पर बैठे माँ बाप निरस्त आंखों से कभी रोहित को तो कभी घर को देखते रह जाते हैं। रात में डिनर का समय हो गया। सरिता ने सबके लिए डिनर बना दिया, किसी का खाने का मन नहीं था। सीमा गुस्से के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं आई। डाइनिंग टेबल पर शांति का माहौल था, किसी न किसी से कोई बातचीत नहीं की। सब ने अनमने ढंग से डिनर किया और सब अपने कमरे में चले गए। सोहन जी भी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी सरिता ने उन्हें रोक दिया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, सोहन जी ने तीव्र स्वर में कहा। पिताजी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। सोहन जी कुछ ना बोले और अपने कमरे में चले गए। सरिता ने कमला जी से भी बात करने की कोशिश की। कमला जी भी कुछ ना बोली, वो भी अपने कमरे में चली गई। सरिता सीमा का डिनर बिना कुछ बोले सीमा के कमरे में रखाई। सीमा भी गुस्से से मुंह फैलाए
कुछ ना बोली। सरिता को आज अपने घर की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। अपने घर में कभी इस तरह का मनमुटाव नहीं हुआ था और आज बात यहाँ तक पहुँच गई। घर के सदस्य आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये सब सोचते सोचते रात के 10 बज गए। रात 11 बजे सरिता के भाई का फोन आया। मम्मी की तबीयत खराब है और वह तुम्हें यहाँ मायके बुला रही है। सरिता ने कहा, ठीक है भैया, आप मुझे कल लेने आ जाओ, और उसने फोन कट कर दिया। सरिता ने रोहित से बात की। रोहित ने सरिता को मायके जाने के लिए हाँ कह दिया। सरिता ने रात में ही अपनी पैकिंग कर ली। सरिता के मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। वैसे तो सरिता बहुत समझदार महिला है, किंतु सरिता की समस्या ये है कि वह अपनी तकलीफ या दुख किसी के सामने कह नहीं पाती है। तभी सरिता ने एक खत लिखा, आज ना चाहते हुए भी मैंने पिताजी का बहुत दिल दुखाया है। शायद इस खत को पढ़कर पिताजी मेरी भावनाओं को समझें, और उस खत को रात के समय चुपके से अपने ससुर सोहन जी की डायरी में रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि पिताजी की डायरी लिखने की आदत है और वह रोज की तरह जब डायरी लिखेंगे तो वह ये खत देखकर जरूर पढ़ेंगे। और खत रखकर वह अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह सरिता ने जल्दी उठकर सारा काम निपटा लिया। तब तक सरिता का भाई भी आ गया। सरिता के भाई रौनक को देखकर सोहन जी और कमला जी चौंक गए। रौनक उनके चरण स्पर्श कर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी रौनक उन्हें बताता है कि मम्मी की तबीयत खराब है और उनकी इच्छा दीदी से मिलने की है, इसीलिए दीदी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तब तक रोहित और सरिता भी आ जाते हैं। सब साथ मिलकर लंच करते हैं। फिर सरिता अपने सास ससुर और पति से विदा लेकर अपने भाई के साथ मायके आ जाती है। सरिता के मायके जाने के बाद सासू माँ ने घर की कमान अपने हाथ में ले ली और अपने हाथ से पूरा काम छूट जाने के कारण वह फुर्ती से काम नहीं कर पा रही थी। वैसे तो घर में काम वाली बाई भी लगा रखी थी, जो झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब करके जाती है, किंतु घर में और भी ऐसे काम होते हैं जो काम वाली बाई के भरोसे नहीं रख सकते। ये काम तो सिर्फ एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। कमला जी भी कुशल गृहिणी थी, लेकिन सरिता के मायके जाने के बाद घर गृहस्थी ना चाहते हुए भी कमला जी को ही चलानी पड़ रही थी। सीमा से तो कुछ खास उम्मीद है ही नहीं। सीमा आती, जो काम बना वो करा नहीं, बना तो उसे छोड़ दिया और आर्य को लेकर चली गई अपने कमरे में। घर में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं। झगड़े के बाद से किसी से बातचीत ना करना, ना ही कुछ बोलना, चुपचाप अपना काम करना और अपने कमरे में चले जाना अब सीमा ने आदत बना ली थी। रात के समय जब सब डिनर कर अपने कमरे में चले गए, सोहन जी भी रात्रि भोजन कर अपने कमरे में चले गए। अपनी आदत के अनुसार डायरी लिखने के लिए उन्होंने जैसे ही डायरी खोली, उसमें एक खत था। सोहन ने वह खत खोला और वह खत की लिखावट देख समझ गए, ये खत हो ना हो सरिता ने ही ये खत लिखा है। सोहन जी समझ गए कि सरिता ने माफी मांगने के लिए ये खत लिखा होगा, लेकिन गुस्से में आकर सोहन जी ने उस खत को वापस डायरी में रख दिया और बिना डायरी लिखे ही सो गई। यही सिलसिला लगातार 2 रात तक चलता रहा। तीसरी रात भी सोहन जी ने डायरी नहीं लिखी और अपने बिस्तर पर लेटे रहे, किंतु आंखों से नींद कोसों दूर थी। सोहन जी ने डायरी खोली और उनसे अब रहा नहीं गया। उन्होंने उस खत को खोला। खत खोलते ही पहले पेज पर लिखा था, पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। मैं जानती हूँ कि पिताजी मेरे द्वारा बोले गए कटु शब्दों से आपको बेहद बुरा लगा है और मैं आपसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही हूँ। मैंने अपने माता पिता जैसे सास ससुर का सच में बहुत दिल दुखाया है, मुझे क्षमा करें।
मैं जानती हूँ कि ये खत पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपकी आंखों में आंसू लाना नहीं, अपितु अपनी भावना से अवगत कराना है। पिताजी, हमारा परिवार कितना खुशहाल हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आज पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे परिवार को। घर में आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। पिताजी, गलती मेरी भी है, मुझे सीमा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन पिताजी आपने ये जानने की कोशिश की कि मैंने ये कदम क्यों उठाया है। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे भी कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी ऐसा उद्दंड व्यवहार पहले कभी किया है? क्या मेरी शादी के बाद अपने घर में कभी झगड़ा या किसी बात को लेकर बहस हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है बहू। तुम तो घर में अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती बनकर आई थी। सोहन जी खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही बोल पड़े और अपने चेयर पर बैठे बैठे सोचने लगे कि कितना खुशहाल परिवार था मेरा। सरिता के परिवार में आने के बाद तो हमारा परिवार कितना खुशहाल हो गया। पुरानी बातें याद आते ही पिताजी के आंखों से आंसू लुढ़क गए और पिताजी अतीत से वर्तमान में आ गए। अपने आंसू पोंछकर सोहन जी खत को आगे पढ़ने लगे। पीछे से कमला जी ने कंधे पर हाथ रखा। सोहन जी सकपका गए। तभी कमला जी सोहन जी की ओर देखते हुए बोली, आपकी आंखों में आंसू? सोहन जी ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं, बस आंख में कचरा चला गया, और वो आंख मलने लगे। सोहन जी की आंखों से अनायास ही अश्रुधारा बह चली। कमला जी सोहन जी को चुप कराने लगी। सोहन जी आगे बोलते हैं, कमला, क्या मैं वाकई में गलत हूँ? हमारे घर में जो कलह हुई, क्या इसमें मेरी भी गलती है? बिना झगड़े की वजह जाने मुझे बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ये कहते हुए सोहन जी रो पड़े। कमला जी सोहन जी को चुप कराती हैं और कहती हैं, जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हालात की है। कौन सा माता पिता अपने बच्चों का बुरा चाहता है? तभी कमला जी की नजर सोहन जी के हाथ में रखे खत पर पड़ती है। कमला जी खत सोहन जी के हाथ से ले लेती हैं और पूछती हैं, आप ये क्या पढ़ रहे हैं? और खत सोहन जी के हाथ से लेकर खत पढ़ने बैठ जाती हैं। खत पढ़ते ही कमला जी की आंखें भी भर आती हैं। सोहन जी कमला जी को समझाते हैं, कमला, सब ठीक हो जाएगा, और कमला जी के हाथ से खत लेकर पढ़ने लगते हैं। पिताजी, सीमा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उस दिन सीमा के हाथ में दूध भरा गिलास था और रिया से गलती से सीमा को धक्का लग गया। तभी सीमा ने रिया पर हाथ उठाया। रिया रोती रही। सीमा का इतना से भी जी नहीं भरा। गुस्से में आकर उसने रिया पर तंज कसा और कहा, तू लंगड़ी के साथ अंधी हुई निकली। तभी पीछे से मोहित भैया बोले, इस गिलास की भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप। छोटी तो पराई घर से आई है, लेकिन भैया तो अपने ही घर के हैं। उनके मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने मोहित भैया को चिल्लाया। तभी सीमा बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को चिल्लाने की? पहले आप अपने निकम्मे नकारा पति को संभालिए, जो हमारे मुफ्त के टुकड़ों पर पलता है। मुझसे मेरे पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने सीमा को झन्नाटेदार चांटा रसीद कर दिया। तभी उस वक्त आपका आना हुआ और आप कुछ सुने बिना ही भड़क गए। यह सब रोहित से भी देखा नहीं गया, इसलिए वह आप पर भड़क गए और मैंने बाद में आपसे और माँ से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी, इसलिए मजबूरन मुझे ये खत लिखना पड़ा। पिताजी और माताजी सोचने लगे कि सीमा और मोहित के व्यवहार से आहत होकर ही बहू ने धैर्य खो दिया और ये झगड़ा इतना बढ़ गया। तभी
कमला जी बोलती हैं, हमारी सरिता बहुत ही समझदार मिलनसार है। किसी से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना और कलह तो बहुत दूर की बात है। मेरी बहू तो रोते को भी हंसाने वालों में से है। मोहित और सरिता में भी कितनी बनती थी। दोनों देवर भौजाई कम दोस्त ज्यादा थे, लेकिन आज एक दूसरे से बात तक नहीं करते। तभी आगे कमला जी बोलती हैं, सीमा समूचे स्वभाव की है। उसे मोहित का किसी से भी ज्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने ही मोहित को भड़का दिया होगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम इस सीमा को ब्याह लाए थे। कमला जी आगे बोलती हैं, सरिता कितनी खुश थी अपने देवर की शादी को लेके। भैया की शादी में ये करेंगे, भैया की शादी में वो करेंगे, हमेशा कान खींचती। आने दो मेरी देवरानी को, अपनी उंगली पर नचाऊंगी। और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया। हमने मोहित का रिश्ता तय कर दिया। सीमा बहुत ही सुंदर, गोरी और शहर की पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी। मोहित भी इंजीनियर था। दोनों की जोड़ी खूब जमती थी, लेकिन सीमा ना समझ थी। किसी के भड़काने पर भड़क जाती थी। किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसे सच मान लेना और अपने दिमाग का इस्तेमाल भी बहुत कम करना। चंचल सी सीमा जब हमारे घर में आई तो उसे तो कुछ घर गृहस्थी की समझ ही नहीं थी। जितना काम बने कर लेना, नहीं बने तो साफ साफ कह देना। लेकिन दिन भर मुस्कुराते रहना, गुस्सा हो जाए तो सबसे लड़ लेना और अगर गलती का एहसास हो जाए तो माफी मांगने में भी कसर नहीं छोड़ना। चंचल सी सीमा का दिन भर घर में इधर से उधर फुदकते रहना। वही सरिता बड़ी ही समझदारी और धैर्य से अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निर्वाह करने वाली थी। दोनों की घर गृहस्थी भी कुल मिलाकर बढ़िया चल रही थी। सरिता अपने घर गृहस्थी को लेकर बहुत अच्छे से चला रही थी। वहीं सीमा भी घर के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रही थी। दोनों शुरू में सगी बहनों जैसी ही रहती थीं। सरिता सीमा को भी धीरे धीरे घर गृहस्थी के कार्यों को समझाने लगी और हमारा परिवार ने दिन दो दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की शुरू कर दी। कुछ देर रुककर कमला जी बोलती हैं, आपको तो याद ही होगा कितनी धूमधाम से हमारे दोनों बहुओं ने हमारी शादी की सालगिरह मनाई थी और हर त्योहार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेकिन जब से रोहित का एक्सीडेंट हुआ है तब से मोहित के कंधे पर घर की जिम्मेदारी आ गई है। तब से दोनों में अचानक से ही आपस में बातचीत बंद हो गई। सरिता से पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं बताया। उसी प्रकार जब सीमा से पूछा तो बोलती है, आपकी चहेती बहू से जाकर पूछो। मुझे तो लगता है शायद सीमा सरिता को ताना मारती होगी, इसीलिए दोनों में बातचीत बंद हो गई। अब चुप करो कमला, मुझे आगे खत पढ़ने दो। सोवन जी झल्लाते हुए बोलते हैं और फिर आगे खत पढ़ते हैं। पिताजी, आप तो जानते हैं कि बच्चे कितने कोमल हृदय के होते हैं और हमारी रिया का उस हादसे के बाद आत्मविश्वास कितना डगमगा गया है। बड़ी मुश्किल से रिया को उस सदमे से बाहर निकाल पाई हूँ। कभी रिया को ये एहसास नहीं दिलाया कि वह सामान्य बच्चों की तरह चल नहीं सकती है। लेकिन सीमा ने तो उस दिन रिया को पैरों के साथ साथ दिल से भी अपाहिज करने वाले शब्द कहे। सीमा आए दिन मुझे ताना मारती है, मैं सह लेती हूँ, लेकिन आज बात मेरी बेटी पति की है। आप तो दोनों की बात समझते हैं पिताजी, जरा सी बात पर वह अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। पिताजी, हमारा पूरा परिवार अच्छे से समझता है कि वह दोनों किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन सीमा और भैया ने तो उन दोनों का आत्मविश्वास हिलाकर रख दिया है। कोई अपने ही बच्चों को ऐसे ताने देता है भला? अगर हम बच्चों का उत्साह नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उनके मन में हीन भावना के भाव भी ना डालें।
आप तो अच्छी तरह से जानते हैं पिताजी, रिया के पैर में लगी गहरी चोट के कारण रिया में आत्मविश्वास की कितनी कमी हो गई है और घटना के बाद से रिया बहुत डरी सहमी सी रहने लगी है। परंतु पिताजी, उस दिन आपका जो व्यवहार था वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। पिताजी, आप तो हमेशा अच्छा ही फैसला करते हैं, तो उस समय आपने बिना बात की सच्चाई जाने सारा दोष आरोपण मुझे ही दे दिया। बल्कि पिताजी, आपको तो पूरा किस्सा नहीं मालूम था और मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। तभी बीच में ही रुककर सोहन जी बोलते हैं, बात तो सही है, जिस वक्त घर में लड़ाई हुई उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि घर में झगड़ा किस बात का चल रहा है और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। तभी कमला जी कहती हैं, अगर आपको झगड़े की वजह ही नहीं मालूम थी तो आपने बीच में दखल क्यों दिया? मैं भी उस वक्त घर में नहीं थी, मैं मंदिर गई थी। जब घर आई तो देखा आप गुस्से में थे और मैं आपका गुस्से को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी सोहन जी बोलते हैं, कमला, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि सरिता ने सीमा पर हाथ उठाया और हमारे घर में किसी भी प्रकार की हिंसा हो, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने सरिता को चिल्लाया, लेकिन रोहित बीच में आकर मुझे ही कहने लगा कि आप मोहित और मुझ में फर्क करते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कमला। मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे ही समान हैं। तभी सरिता बीच में बोल पड़ी, पिताजी, रोहित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप में हम में फर्क नहीं करते तो आज आप मेरी जगह सीमा को चिल्लाते। और यही बात मुझे तीर की तरह चुभ गई कि मुझे सरिता से इस तरह की अनादर की उम्मीद कभी नहीं थी। इसलिए मैंने इन चारों को कहा कि निकल जाओ तुम सब मेरे घर से। अब तुम ही बताओ कमला, क्या हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं ना। लेकिन क्या हम अपनी किसी एक उंगली को ज्यादा चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमला जी उदास स्वर में बोलती हैं, हमारे लिए हमारी जिंदगी में 5 अंगुलियों का उतना ही महत्व है जितना एक अंगुली का। तो फिर बताओ कमला जी, मैं कहाँ गलत हूँ? सोहन जी ने कहा, हम हमारी संतानों में फर्क कैसे कर सकते हैं? मैं भी मेरे दोनों बच्चों और बहुओं को बहुत चाहता हूँ और उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन मैं बूढ़ा बुजुर्ग हूँ, मैं क्या करूँ? तुम बताओ कमला, मेरे लिए तो ये सब बराबर है। मैं अपने सब बच्चों में पक्षपात क्यों करूँगा? जिस तरह सभी अंगुलियां साथ रहकर शक्तिशाली होती हैं और हौसला बुलंद करती हैं, उसी तरह मेरे बच्चे भी जब साथ रहते हैं तो मुझे भी हौसला मिलता है। लेकिन जब मेरे बच्चे घर में कलह करते हैं तो मेरा दिल भी रोता है। मैं तो इन सबको साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन अब दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते। कमला जी सोहन जी को शांत कराते हुए कहती हैं, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके परिवार का बंटवारा हो। सरिता को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वह सब कुछ कर सकती है, लेकिन अगर उसके परिवार के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो वह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज तो बात उसके पति और बेटी की है। आप तो जानते ही हो, इन 3 महीनों में सरिता ने क्या कुछ नहीं झेला। हमें तो ये लगा था कि हमने रोहित और रिया को खो दिया है, लेकिन सरिता का खुद पर भरोसा और भगवान पर अट्टू श्रद्धा ही थी कि वह अपने पति और बेटी को मौत के मुंह से बचा लाई। याद है वह मनहूस दिन जब रोहित और रिया का एक्सीडेंट हुआ? हम सब तो बहुत टूटकर हिम्मत हार चुके थे, लेकिन वह सरिता ही थी जिसने हमें हौसला दिया और खुद भी कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और हौसले और भगवान पर अट्टू श्रद्धा की वजह से ही आज रोहित और रिया हमारे बीच में हैं और सरिता हर कदम पर अपने पति और बेटी का साहस बनी। और आज सरिता की हिम्मत से सब हुआ है। रोहित और रिया अपने पैरों पर खड़े हुए हैं।
बड़ी मुश्किल से सरिता ने अपने पति और बेटी में आत्मविश्वास जगाया है और सीमा और मोहित ने एक ही झटके में उनके आत्मविश्वास को डगमगा दिया। सरिता की जगह कोई और भी होती तो वो भी यही करती जो सरिता ने किया। वह गलत नहीं है। तभी कुछ देर रुककर कमला जी बोली, उस दिन घर के झगड़े के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती थी। रात में मैंने मोहित और रोहित से भी पूछा, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं बोला और सरिता ने आपका अनादर किया था। इसीलिए मैंने गुस्से में सरिता की एक भी बात ना सुनी। उस समय मुझे सरिता की बात सुननी चाहिए थी। मैंने सीमा से भी बात करी तो वह कहने लगी, मोहित पिछले 3 महीने से घर का खर्च उठा रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ कहा क्या? नहीं ना। घर में सिर्फ मोहित को ही सैलरी अच्छी मिलती है। पूरा घर मोहित की कमाई से ही चलता है। हमें बजट के साथ चलना चाहिए। रिया ने गिलास तोड़ दिया और आए दिन कुछ न कुछ नुकसान कर देती है। हमें अभी से उसे नहीं सिखाएंगे तो वह कैसे सीखेगी? हमें ये फिजूल खर्चे पर काबू नहीं करेंगे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? और अगर मोहित ने कुछ कह दिया तो सरिता भाभी को नाराज होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जो व्यक्ति कमा कर खिलाएगा तो क्या वह थोड़ा गुस्सा नहीं दिखा सकता? लेकिन सरिता भाभी ने तो बात का बतंगड़ बना के रख दिया है। मुझे बात सुनाते हुए सीमा अपने कमरे में चली गई। हमारी सरिता बहुत भोली है और उसे किसी पर तंज तो उसे बिल्कुल नहीं आता। तभी सोहन जी बोलते हैं, मैं मानता हूँ कमला, सरिता बहुत अच्छी है। अच्छी तो सीमा भी है, लेकिन थोड़ी नासमझ है। किसी के भी बहकावे में आकर कुछ भी बोल देती है। लेकिन सीमा भी दिल की बुरी नहीं है। ये कहते हुए दोनों हंसने लगे। तभी कमला जी बोलती हैं, आपकी बहू सीमा इतनी भी अच्छी नहीं है। सोहन जी आगे बोलते हैं, और यह बात तो एक समझदार बहू को खुद ही समझनी चाहिए कि उसे घर को तोड़ना है या फिर प्यार के धागों से मजबूती से हर रिश्ते को बनाए रखना है। और रही बात मेरी कमाई की, तो मेरी नौकरी पर ही लोन उठाकर मोहित के बिजनेस और रिया और रोहित के इलाज में ही सारे पैसे चले गए और ब्याज कट पीट कर जो मिलता है उससे ही थोड़ा घर का खर्चा पानी निकल जाता है। कमला, तुम तो जानती हो कि 2 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। उम्र के इस मोड़ पर अब मुझसे भी काम नहीं बनता है और जैसे तैसे गाड़ी चल रही है। अपने काम के बोझ तले दबे होने के कारण ही समझ नहीं पाया, और जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि सरिता ने सीमा को चांटा मारा और रोहित मोहित की कॉलर पकड़ रहा है और मुझसे ये सब देखा नहीं गया। और मैंने उससे दोनों बेटों से पूछा भी क्या हुआ, तो वह कुछ नहीं बोले। और फिर रोहित बोलने लगा, आप मुझ में और मोहित में फर्क करते हैं। और सरिता भी तेज में आकर कहने लगी, मैं अब इस घर में सीमा के साथ में नहीं रहूंगी। आप इस घर का बंटवारा करो और इस सीमा को हमसे अलग कीजिए। तभी मैंने भी गुस्से में कह दिया, ये मेरा घर है, तुम सब निकल जाओ। और तभी रोहित ने भी कहा, मुझे भी इन सब की शक्ल नहीं देखनी है और अब मैं जा रहा हूँ इस घर से। लेकिन सरिता ने मना कर दिया और बोली, हम नहीं जाएंगे इस घर से। मैं सीमा से अलग होना चाहती हूँ, माँ और पिताजी से नहीं। तभी मोहित जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या ये घर हमारा नहीं है? हम भी इस घर में रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। सीमा भी बोल पड़ती है, ये एक पल में भी सरिता भाभी के साथ नहीं रह सकती। अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वह है इस घर का बंटवारा। तभी सोहम कहते हैं, कमला, क्या इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं है? तभी कुछ देर सोचते हुए कमला जी बोलती हैं, एक उपाय है और वो ये है कि हम दोनों बेटों को किचन अलग अलग कर दें। ये क्या कह रही हो तुम कमला? ये भी तो बंटवारा ही हुआ ना। आप मेरी बात पर जरा ध्यान दें। मैं बस आपको दोनों के किचन अलग करने का बोल रही हूँ।
इससे दोनों अपने पति और बच्चे के हिसाब से खाना बना सकती हैं, और अगर हमने किचन अलग नहीं किया तो हमें घर का बंटवारा करना पड़ेगा। और घर का बंटवारा करना मतलब घर का आधा हिस्सा दोनों को दे देना। और अगर हम घर के 2 हिस्से कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये कहते हुए कमला जी रो पड़ी। सोहन जी कमला जी को चुप कराते हुए बोलते हैं, ठीक है, हम दोनों के किचन अलग अलग करवा देंगे। तभी सोहन जी आगे खत को पढ़ते हैं। सरिता आगे लिखती है, मैं भी इस घर की बड़ी बहू और मुझे भी मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन सीमा ने इन 3 महीनों में मेरा बहुत अपमान किया है। मैंने सब सह लिया, लेकिन जब बात मेरे पति और बच्ची की आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। आप ही बताएं, क्या मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मैं तो सीमा के हर ताने सुनने के बाद भी उसकी हर बातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन हर चीज की एक हद होती है पिताजी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि घर में कोई भी मेरे पति की कमाई का मजाक ना बनाए। वो अब जितना भी कमाएंगे हम उसमें घर गृहस्थी कुशलता पूर्वक चला लेंगे। पिताजी, मेरी सीमा से अलग होना चाहती हूँ, आपसे या मम्मी से नहीं, और मैं हमेशा से अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। पर पिताजी, आप सीमा को अलग कर दीजिए, हम आपके साथ ही रहना चाहेंगे, और हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे साथ रहेंगे। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आपकी सरिता। सरिता जी खत को मोड़कर रख देती हैं और फिर कमला जी से बोलते हैं, कमला, मैं सरिता का दुख समझता हूँ। मैं कल सुबह ही मोहित को बोलकर सीमा का किचन अलग करवा दूंगा। और आगे सोहन जी बोलते हैं, लेकिन सीमा भी दिल की बुरी नहीं है। कमला जी बोलती हैं, सीमा को उसकी माँ ने ही सिखाई होगी। सीमा घंटों अपनी माँ से फोन पर बातें किया करती है और अपने घर की एक एक बात अपनी माँ को बताया करती है। उसकी माँ ने ही यह बात उसके दिमाग में डाली होगी। घर में झगड़े करो तो सब घर वाले अपने आप ही खुद तुझे अलग कर देंगे और तेरे पति की कमाई भी बच जाएगी। वह सीमा का घर बसने नहीं दे रही है। और एक बार तो वह अपनी माँ से फोन पर बोल रही थी कि अभी तो आर्य छोटा है, इसलिए सबकी बात सुनती हूँ। जब आर्य बड़ा हो जाएगा फिर तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, सीधी अलग हो जाऊंगी। मैंने ये बात सुन ली और जब मैंने इस बारे में उससे बात करी तो वह मुझसे कहने लगी कि आप मुझ पर नजर रखती हैं। मैंने इस बात पर फटकारा भी तो वह कहती है, जरूर सरिता भाभी ने ही आपके कान भरे होंगे, वह भी तो अपने मायके बात करती हैं। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि वह क्या बात करती हैं, तो आप मेरी बात पर क्यों ध्यान देती हो? मैंने उस बात के बाद से सीमा को कुछ नहीं कहा। मेरी ही गलती थी। अगर मैं उस समय सीमा और सरिता की आपस में बातचीत करा देती तो शायद आज सीमा की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। वह दोनों कुछ बोलने वाले होते हैं कि कमला जी की नजर दरवाजे पर पड़ती है और दरवाजे के बाहर सीमा खड़ी रहती है। सीमा को देखकर सोहन जी और कमला जी दोनों चुप हो जाते हैं। सीमा कमरे के अंदर आ जाती है और अपने सास ससुर से गुस्से में कहती है, मम्मी, वाह, आपने मेरे बारे में ये कैसी सोच बना रखी है, और अब तो आप पापा जी को भी मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। यह बोलते हुए सीमा रो पड़ी। पापा जी, जब देखो तब मम्मी हमेशा सरिता भाभी का ही पक्ष लेती हैं। तभी कमला जी बोलती हैं, सीमा, तुम छुप छुप कर हमारी बात सुन रही हो, क्या ये हम पर नजर रखना नहीं हुआ? वाह मम्मी, वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैं तो आपके और पापा के लिए दूध लेकर आई थी, लेकिन मैं आज आपकी जो मेरे पति प्रति सोच है उसे देखकर मैं बहुत आहत हूँ।
मम्मी जी को तो मैं हर बात में ही गलत लगती हूँ, लेकिन आज तो मम्मी जी ने मेरी मम्मी के बारे में भी अपशब्द कहे हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं और मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। तभी पीछे से सरिता आ जाती है और बोलती है, तो मैं भी अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, और कमला जी के गले लग जाती है। तो रहो अपनी मम्मी के साथ। सीमा गुस्से से बोलती है और कहती है, मेरे अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर। और कमरे से बाहर निकल जाती है। मोहित उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती और जाते जाते बोलकर जाती है, मैं इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम अपने परिवार से अलग नहीं होते। और टैक्सी पकड़कर चली जाती है। इधर कमला जी और सोहन जी सरिता को आश्चर्य भरी नजर से देखते हैं। कमला जी पूछती हैं, अरे सरिता, तुम कब आई? तुम तो कुछ दिन और मायके में रहने वाली थी। सरिता ने कहा, मम्मी, मुझे ये ऑफिस से आते वक्त ही मायके से ले आए और ये बता रहे थे कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आ गई। सरिता की नजर खत पर पड़ी जाती है। मम्मी पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलते हुए सरिता पश्चाताप के आंसू रोने लगती है। दोनों ने सरिता को चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमने वह खत पढ़ लिया है। जाने अनजाने में बहू हमसे मुझसे भी गलती हुई है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। ये बोलते हुए सोहन जी भावुक हो उठते हैं। सरिता भी भावुक होकर बोलती है, नहीं पापा, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हालात की है। तभी रिया आती है और कहती है, मम्मी, मुझे नींद आ रही है, आप चलिए ना। सरिता रिया को अपने कमरे में ले जाती है। रिया को सुलाकर या मायूसी वहीं बैठ जाती है। तभी रोहित सरिता से पूछता है, क्या बात है सरिता, तुम ठीक तो हो? सरिता रोहित के गले मिलकर रो पड़ती है। रोहित सरिता को चुप कराते हुए पूछता है, सरिता क्या बात है, मुझे बताओ। सरिता बोलती है, अपने घर में उस दिन झगड़ा हुआ था, उसके बाद रात के समय मम्मी का फोन आया तो मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी की भी तबीयत खराब थी और मैं उस समय बहुत टेंशन में थी, तो मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी थोड़े दिन के लिए यहाँ मायके आ जा, मुझे भी अच्छा लगेगा और तेरा मन भी बदल जाएगा। कुछ दिन यहाँ रह जाना। मम्मी की स्थिति मुझे मालूम है, वह हमेशा बीमार ही रहती हैं, तो मैंने भी सोचा मायके जाकर कुछ दिन आराम कर लूंगी। दूसरे दिन भाई मुझे लेने आ गया, मैं उसके साथ चली गई। एक दिन तो मुझे अच्छा लगा और वहाँ सब ठीक था। दूसरे दिन भाभी ने पापा को चाय लाकर दी। पापा ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटी चाय में शक्कर ज्यादा है। फिर क्या था, भाभी शुरू हो गई पापा से बोलने लगी, आपको तो मेरी हर चीज में प्रॉब्लम है, कभी आपको शक्कर ज्यादा लगती है तो कभी कम। मैं और माँ भाभी का चेहरा देखते ही रह गई। तभी रिया से पानी भरा गिलास गिर गया। फिर से चिल्लाती हुई भाभी किचन से बाहर आई। ये बच्चों ने तो उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, नाक में दम कर रखा है मेरे, मैं अकेले किस किस को संभालूं। और पिताजी से बोली, मुझसे नहीं की जाती है ये मेहमानों की आवाजावी, मुझे तो अलग रहना है। अब बस बहुत हो गई आप सबकी सेवा। मैं मायूस होकर भाभी का मुंह देखने लगी। मैंने भाभी से कहा भी, छोटी छोटी बातों पर यूं अलग होने की बात नहीं करते हैं। भाभी तो वह मुझे ही बोली, आप अपना घर संभालिए, हमारे मामले में मत बोलिए। मैं टका सा मुंह लेकर भाभी की ओर देखने लगी। मेरे माँ और पिता हिस्सा बंटवारे के नाम पर रो रहे थे। मैंने माँ से बात करने की कोशिश भी की, माँ से कहा भी, भाभी तो पहले कभी ऐसी नहीं थी, अचानक से भाभी को क्या हो गया है जो तेरा मेरा कर रही हैं। भाभी तो निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा कर रही थी, फिर भाभी की सोच ऐसी कैसे हो गई?
मम्मी ने कहा, देखो बेटा, ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। अब बेटा तू अपने ऊपर से ही ले ले बेटा। सरिता तो अपने अपने सास ससुर की कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी, लेकिन तेरी देवरानी के आने के बाद तो तेरे मन में भी ये ख्याल आया ना कि सब तुम ही क्यों करो। उसका भी तो परिवार है, वह भी सबकी सेवा करे। बेटा ये बता, जब तेरी बच्चे की डिलीवरी हुई तो तेरी सास ने तुझे कोई तकलीफ नहीं दी? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मम्मी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया और बड़ा खुश रखा, बिल्कुल आपकी तरह हैं। तो बेटा अब ये सोच ले, अगर तेरी देवरानी का बच्चा छोटा है और अगर तुमने 2-4 काम ज्यादा कर लिए तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? नहीं ना। तो बेटा फिर अपनी देवरानी से ऐसा क्यों करती है? जब से तेरे देवर की शादी हुई है तुझे देवरानी का टेंशन हो गया है। उसकी शादी को अभी 5 साल ही हुए हैं। उसका बच्चा छोटा है। अपने ससुराल की पल पल की खबर हर बात यहाँ मायके में बताती है तो कभी भाभी को बताती है। बेटा आज वही तुझे बोलने से नहीं चूकी। बेटी परेशानी हर इंसान की जिंदगी में रहती है, लेकिन इंसान को उसका हाल समझदारी से निकालना चाहिए। अपनी माँ से ये बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने पिताजी से बंटवारे की बात की और हम सबने उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है। तब मुझे लगा कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है और मुझसे गलती हुई है। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है, इसलिए मैंने सुबह से आपको फोन करके बुला लिया और यहाँ आकर मम्मी पापा से माफी मांगकर अपनी गलती का पश्चाताप किया। सरिता का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। सोहन जी ने सरिता को माफ कर दिया। सीमा के लिए अलग किचन बनवा दिया गया। सीमा को मायके गए हुए 8-10 दिन हो गए। मोहित ने सीमा से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन सीमा ही उससे बात नहीं करना चाहती है। हर बार मोहित का फोन काट देती है। एक दिन सुबह सुबह सीमा अचानक ही सीढ़ियों पर से फिसलकर गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर से पता चला कि सीमा के पैर की हड्डी टूट गई है। सीमा के पैर में प्लास्टर बांधा गया और 1 महीने बाद ही तुम ठीक से चल पाओगी। डॉक्टर ने कहा 1 महीने तुम सिर्फ आराम ही करोगी। सीमा और सीमा की माँ ने 8-10 दिन तो सीमा की खूब सेवा की, लेकिन सीमा की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। आए दिन माँ को परेशान करना। माँ तुमने ये ऐसा नहीं बनाया है। यहाँ आकर उसने अभी तक मोहित से एक बार बात नहीं की। एक दिन सीमा की माँ ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है सीमा, अब मोहित का फोन ही नहीं आता है क्या? सीमा मुस्कुराती हुई बोली, नहीं माँ, इनके फोन तो रोज आते हैं, लेकिन मैं ही बात नहीं करती हूँ। वो मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं अब यहीं तुम्हारे पास ही रहूंगी और आर्य का एडमिशन भी यहीं पास के ही स्कूल में करवा लेंगी। सीमा की माँ ये बात सुनकर साफ साफ सीमा से बोली, देख बेटी, छोरी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। आखिर माँ भी बुजुर्ग है, आज है कल नहीं। अब माँ ने सीमा से साफ साफ कह दिया कि बेटा तुझे मदद की जरूरत है, इसलिए मैं तेरी सेवा मदद जरूर करूंगी। बेटा यह पैर का फ्रैक्चर सही हो जाए फिर तुम सीधे अपने ससुराल जाओगी। माँ ने उसे आदेश दिया। सीमा माँ की बात सुनकर अवाक सी रह गई। सीमा गुस्से से रोती हुई बोली, ठीक है माँ, आज मुझे पता चल गया मेरा असली घर मेरा ससुराल ही है। अगर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं थी तो मेरे ससुराल में फोन करके मेरी इतनी क्यों चिंता करती थी? बेटा मैं तेरी बात इसलिए सुनती हूँ कि तेरे मन में कोई बोझ ना रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में अपने ससुराल के प्रति इतना जहर भर गया है। और एक बात बेटी, तू खुद बता, मैंने कभी तुझे कहा है कि अपने ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करो या अलग रहो? तेरी अपनी सोच है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तू किसी का कहना
नहीं मानती। सीमा, मैं अभी भी तुम्हें सलाह देना चाहूंगी कि अभी भी वक्त है। सीमा, अपने घर को टूटने से बचा लो। तभी सीमा ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने मेरी आंखें खोल दी। उसने मोहित को फोन लगाया है और उससे माफी मांगी और दूसरे दिन मोहित के साथ अपने घर आ गई। घर में जब सबने सीमा की हालत देखी तो सबको बहुत बुरा लगा। सरिता ने जाकर सीमा को गले लगा लिया। वैसे सीमा सबके पास जाकर पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। सबने उसे रोक कर गले से लगा लिया और सबने सीमा को माफ कर दिया। सोहन जी का परिवार हंसी खुशी साथ साथ रहने लगा। धीरे धीरे सीमा भी हर काम में निपुण हो गई और अपनी जेठानी सरिता की तरह ही अपने सास ससुर की निस्वार्थ सेवा करने लगी। कुछ समय बाद राखी का त्योहार आया। सरिता भी अपने मायके गई। वहां जाकर सरिता ने देखा कि भाई भाभी और पापा सब आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। सरिता को देखकर सभी बहुत खुश हुए। सरिता ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमने यहाँ सब नाटक किया था तुझे गलती का एहसास कराने के लिए। बेटा, घर के मनमुटाव दूर किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार बच्चे बंटवारा कर लें तो वह खाई भी कभी नहीं भर सकती है। और बेटा, बंटवारा सिर्फ घरों का ही नहीं, बड़े बुजुर्गों का भी होता है। अपने बच्चों को अलग होते देख बुजुर्गों का दिल कितना आहत होता है। यह तुम बच्चे जब बड़े बूढ़े होंगे तब समझोगे। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है कि उसने अपने घर को बिखरने से बचा लिया। तभी सरिता की भाभी पीछे से आती हैं और सरिता अपनी भाभी के गले लगकर रो पड़ती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।